नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश बिकने नहीं देंगे। अडानी मुद्दे पर संसद के अंदर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्ष के नेता। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कमान, कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश, दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1000 रुपए वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। खबर में आगे जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल ने खोली बीजेपी की पोल, चुनाव आयोग को दिखाया 3000 पन्नों की रिपोर्ट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे सीएम नीतीश, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश बिकने नहीं देंगे, अडानी मुद्दे पर संसद के अंदर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्षी नेता। जी हां दोस्तों, अडानी मुद्दे पर संसद भवन के अंदर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दलों के नेता गुरुवार को तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लिखा था कि देश बिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दोहराने के लिए नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस, द्रमुक और लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने संविधान सदन के सामने मकर द्वार के पास तख्तियां लेकर वो एकजुट हुए। संसद भवन के अंदर एकत्रित विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने मोदी अडानी के बीच मिली भगत के खिलाफ नारेबाजी की और मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। बुधवार को संसद परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने एक हाथ में तिरंगा वाला कार्ड और दूसरे हाथ में गुलाब के फूल के साथ अपने भाजपा के समकक्षों का स्वागत किया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से अडानी मुद्दा समेत कई अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा करने का आश्वासन देने की अपील की। मंगलवार को विपक्षी सांसद सदन भवन में काले बैग लेकर आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के कार्टून छपे थे और सामने की तरफ मोदी अडानी भाई भाई लिखा था। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार के बाहर मोदी अडानी एक हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे भी लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कांग्रेस की कमान, कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश, दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड से लेकर कानपुर व आसपास जिलों में धड़ेबंदी गुटबाजी में फंसी कांग्रेस अब गठबंधन की मजबूती के लिए ऊर्जावान युवाओं की तलाश में जुटी है। जिला, शहर व ब्लॉक कमेटियां भंग होने के बाद वार्ड, बूथ, न्याय पंचायत से गांव तक संगठन को धार देने का प्रयास है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की कानपुर बुंदेलखंड से प्रदेश के जिलों पर सीधी निगाह है। पार्टी इंडिया अलायंस में सपा का साथ मिलने से लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्साहित है। कमेटियां भंग होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्षों को बेहतर समन्वय बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक मजबूती लाने को लगाया गया है और पद पाने वाले दिल्ली लखनऊ तक दौड़ लगा गोट फिट करने में लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1000 रुपए वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की कर दी शुरुआत। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के सदस्य जितेंद्र सिंह तोमर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 1000 रुपए वाली केजरीवाल जी की महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। आज आइए विधायक कार्यालय। यहाँ दोस्तों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई, जिसका पंजीकरण भी 10 दिसंबर से शुरू किया जा चुका है। यह योजना आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा मानी जा रही है। दोस्तों, इस योजना के बारे में नवंबर महीने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं के खाते में 1000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त का पालन करना होगा। वो ये है कि महिला राज्य की पंजीकृत मतदाता हो। यदि महिला नहीं है और दिल्ली में रह रही है तो वो अपने इलाके के विधायक के पास इसके लिए मदद ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने खोली बीजेपी की पोल, चुनाव आयोग को दिखाया 3000 पन्नों की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने 3000 पन्नों के सबूत रखे।
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। साथ ही दिल्ली में जितने भी BLO और AERO हैं उनके जरिए बीजेपी ये काम कर रही है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने 3000 पन्नों के सबूत दिए हैं कि किस तरह से बीजेपी फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश कर रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि फील्ड इंक्वायरी के बाद फैसला होगा। इस फील्ड इंक्वायरी में सभी पार्टी के लोग होंगे और उसके बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे CM नीतीश। तेजस्वी यादव ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं। यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पूर्णतः अपनी विश्वसनीयता, पहचान, साख और सिद्धांत खो चुके नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ दिन पूर्व तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बारे में सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया को बोलते थे कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। अब इनके बारे में कोई क्या कहे। RJD नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं की सोच शक्ति शेष है तो आत्ममंथन और चिंतन कीजिए कि गरीब राज्य का अरबों रुपए ऐसे बर्बाद करना क्या जायज़ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ी किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दायर करने को कहा है जो किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सदन में समान अवसर नहीं देने वाले को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, कपिल सिब्बल का धनखड़ पर हमला। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग किए जाने के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने सदन की कार्रवाई में समान अवसर नहीं दिया। कांग्रेस की अगुवाई में पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया की घटक दलों ने मंगलवार को राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस पेश किया। नोटिस में धनखड़ पर संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में अपनी भूमिका में अत्यंत पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है। सिब्बल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के 60 सदस्यों ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया। यह अभूतपूर्व है, लोकतंत्र की जननी के लिए दुखद दिन है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने सदन के कामकाज में समान अवसर नहीं दिया। अगर धनखड़ को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्षी दलों को इसे पारित कराने के लिए बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सदस्यीय सदन में उनके पास अपेक्षित संख्या नहीं है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक मजबूत संदेश है। विपक्षी दलों ने कहा कि राज्यसभा के सभापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनसे गैर पक्षपाती आचरण की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने वर्तमान पद की प्रतिष्ठा को घटाकर इसे सिर्फ वर्तमान सरकार के प्रवक्ता तक सीमित कर दिया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नासिर हुसैन ने मंगलवार को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, समाजवादी पार्टी सहित 60 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को सौंपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले किया जाएगा विधानसभा का घेराव। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र के दौरान ताकत दिखाने की
तैयारी में है। सदन में सिर्फ 2 विधायक वाली कांग्रेस ने नई रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को 18 दिसंबर को लखनऊ आने का आह्वान किया है। इस दिन वो विधानसभा भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर तबाही और हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर फर्जी दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर एनकाउंटर किया जा रहा है, महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है, अराजकता बढ़ती जा रही है। कहा कि इसके बाद भी सरकार चुप है। सरकार के इशारे पर पुलिसकर्मी ही उत्पीड़न करने में लगे हैं। इसके विरोध विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाले विधानसभा घेराव में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जो काम पहले लोकल ठेकेदारों को दिया जाता था वो अब गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुजरात की कंपनियों में पूरा एकाधिकार कर रखा है। ऐसे में काम की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कंपनी यहाँ किसी भी तरह से काम करके लौट जाएगी, फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, बीजेपी के खिलाफ 3000 पन्नों के दिए सबूत। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चुनाव आयोग पहुंचे थे। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोट काटने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने 3000 पन्नों के सबूत सौंपे कि कैसे बीजेपी दिल्ली के लोगों के वोट काटने की साजिश कर रही है। गरीबों, अनुसूचित जाति और दलितों के वोट काटे जा रहे हैं। एक वोट का महत्व आप भली भांति जानते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयुक्त को बताया कि कैसे एक बीजेपी सदस्य ने शाहदरा इलाके में 11,000 लोगों के वोट काटने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया को रोका जाए और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले कोई भी बड़े पैमाने पर डिलीट नहीं किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे हम नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दिखाए पुष्पा वाले तेवर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला से मिले और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है और 13 दिसंबर को संविधान पर बहस करना चाहता है, जैसे ही की सहमति बनी थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अडानी पर चर्चा से चाहे जितना भागे, विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने स्पीकर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिरला से उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया है। स्पीकर ने इस मामले को देखने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि चाहे उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, विपक्ष 13 दिसंबर को संविधान पर बहस चाहता है। उन्होंने बीजेपी पर अडानी मामले पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ एक बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी कहें। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। उन्होंने आगे कहा कि वो अडानी पर चर्चा नहीं चाहते। अंत में हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो हम पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सदन को काम करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में मणिपुर की बिगड़ती स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह सदन को स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों से कब अवगत कराएंगे। गोगोई ने बीजेपी पर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर सरकार की नाकामियों को छिपाने का आरोप भी लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा विपक्ष। चुनाव आयोग ने वीवीपैट ईवीएम में मिसमैच से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है, लेकिन निर्वाचन आयोग संतोषजनक जवाब देने की बजाय सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। ऐसे में अब विपक्षी इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में
याचिका लगाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम और चुनावी धांधली को उठाने का निर्णय मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच एक बैठक के बाद लिया गया है। ये मीटिंग एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ईवीएम की कथित गड़बड़ी हुई, जिसके कारण वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गया। बैठक के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित अपनी चिंताओं को उठाया, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले प्रमोशन के लिए बन गए हैं सरकार के प्रवक्ता, देश की गरिमा को पहुंचाई ठेस, धनखड़ पर जमकर बरसे खड़गे। जी दोस्तों, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अपने कदम का बचाव किया और कहा कि उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सभापति राज्यसभा के सबसे बड़े विघटनकर्ता हैं और उनके आचरण ने राष्ट्र के गौरव को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को सरकारी प्रवक्ता कहा। खड़गे ने बुधवार दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धनखड़ के कार्यों ने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और राज्यसभा सभापति के खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नोटिस के बारे में बोलते हुए खड़गे ने जगदीप धनखड़ की भी आलोचना की और उन्हें सबसे बड़े सरकारी प्रवक्ता के रूप में संदर्भित किया और कहा कि राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण स्वयं सभापति हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक ने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया है। विपक्ष के कदम पर बात रखते हुए खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि 1952 के बाद से किसी उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है, क्योंकि इस पद पर रहने वाले लोग निष्पक्ष और राजनीति से परे थे और सदन को हमेशा नियमों के अनुसार चलाते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने पूरे देश की बर्बाद कर दी अर्थव्यवस्था, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर केवल हवाई वादे किए जाते हैं। देश में महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं। भाजपा ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया है, जिसके कारण उन लोगों का भरोसा उनसे खत्म हो रहा है। सरकार के दबाव में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और रवैया तानाशाहीपूर्ण है। भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने झूठ के सहारे ही अपनी सरकार चलाई है। किसानों की दोगुनी आय का भरोसा दिया गया, मिला कुछ नहीं। एमएसपी की अनिवार्यता के लिए आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आज तक भाजपा ने एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं लिया। प्रदेश में बिजली के निजीकरण के बहाने आरक्षण समाप्त करने और आउटसोर्स से भर्ती की साजिशें चल रही हैं। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा किया गया था। 10 साल में 10 लाख भी नौकरियां नहीं दी गई। रोटी रोजगार मिलना तो दूर, कई औद्योगिक संस्थाओं में कर्मचारियों की छटनी हो गई है। नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पेपर लीक की शिकार हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने 22,000 वोटरों का नाम हटाने के लिए भारी मात्रा में आवेदन जमा कराया। आम आदमी पार्टी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों में हार के डर से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारी मात्रा में आवेदन जमा करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने दावा किया कि जब भाजपा अरविंद केजरीवाल को रोकने और उन्हें चुनाव में हराने में असमर्थ रही तो अन्य तरीकों से जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने मतदाता सूची से 22,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन प्रस्तुत किए। सिसोदिया ने कहा कि ये एक चिंताजनक मुद्दा है, जो ये उजागर करता है कि जिस प्रकार 22,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जो कि भाजपा द्वारा रची गई एक संभावित साजिश है। ये तथ्य और भी खतरनाक है कि निर्वाचन आयोग इन आवेदनों पर विचार कर रहा है
है। भाजपा को शायद लगा होगा कि वो इस निर्वाचन क्षेत्र में हार जाएंगे और उनके पास वहां पर्याप्त समर्थक नहीं है। यही वजह है कि वो मतदाताओं का नाम हटवाने की रणनीति में लगे हुए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव मिथिला से शुरू करेंगे अधूरी दर्शन यात्रा का चौथे चरण, किशनगंज होते 22 को पहुंचेंगे भागलपुर। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे। चौथे चरण की उनकी यात्रा 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण जमुई में यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहां यात्रा को रोक कर वो रांची के लिए रवाना हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, तिरंगा और गुलाब के साथ बीजेपी सदस्यों का स्वागत। राहुल गांधी ने राजनाथ को दिया गिफ्ट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बुधवार को संसद में विपक्षी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में लाल गुलाब लेकर उन्होंने बीजेपी सांसदों का अभिवादन किया। विपक्ष का कहना था कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और अडानी मामले समेत सभी मुद्दों पर चर्चा हो। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे अडानी मुद्दे पर प्रदर्शनों की सीरीज का हिस्सा था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।